हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोगों की डिमांड पे आपके लिए हाजिर है एक नई वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि जो यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, उसका एक सैंपल पेपर जो कि लास्ट ईयर का पेपर हुआ था फैब 2017 में, वो कंप्लीट पेपर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन। हर एक पोर्शन की हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, इससे आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सिंगल एग्जाम है जिसमें आपको अपना पूरा मन लगाकर आपको तैयारी करनी है। और अगर आप अच्छे कट ऑफ से पास होते हैं तो आपको एग्जाम में जो है आपकी जॉब भी पक्की है। तो ये है जो है हमारा बेसिकली एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंटेंट ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ईपीएफओ में। तो उन्हीं की वेबसाइट से ये मैंने डाउनलोड किया है, तो पूरा ऑथेंटिक पेपर है ये। टेस्ट बुकलेट सीरीज ए हम इस वीडियो में देख रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स होता है आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। जर्नल एबिलिटी टेस्ट, क्या पोर्शन आएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी या क्या है, एज क्या है, कैसे सिलेबस है, सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। ये एक सिंगल एग्जाम है जिसमें प्री मेंस का कोई चक्कर नहीं है, बस एग्जाम है और आपका इंटरव्यू है। 75% वेटेज है आपकी एग्जाम की और 25% वेटेज है आपकी इंटरव्यू की, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। टाइम अलाउड इसमें जो होगा वो होगा आपका 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन यू शुड चेक दैट द टेस्ट बुकलेट डज नॉट हैव एनी अनप्रिंटेड और टोन। ये एक नॉर्मल है कि कोई भी पेपर फटा ना हो, कोई भी पेपर मिसिंग ना हो, वो आपको देखना होता है पेपर लेते ही। आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है। पार्ट ए और पार्ट बी में ये होता है जो कि आपका बायलिंगुअल एग्जाम होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 120 और हर एक क्वेश्चन के आपके 4 रिस्पॉन्सेज होते हैं। और आपको जो भी आंसर ठीक होता है वो आपको अपनी ओएमआर शीट में आपको रिस्पॉन्स में फिल करना होता है। तो आपको कोई भी वन रिस्पॉन्स आपको करेक्ट जो आपको लगता है वो आपको फिल करना होता है। आंसर के लिए आपको ओएमआर शीट मिलती है जिसमें आपको लिखना होता है ऑल आइटम्स का इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स होते हैं। और इसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है जो आपको बताने लायक है। रफ शीट के लिए ऑलरेडी मिलती है। इम्पोर्टेंट है वो है कि रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी, तो इसमें पेनल्टी होती है, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो आपको देखनी है कि 4 अल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे आंसर के लिए एक क्वेश्चन के। तो 1/3 है आपकी जो पेनल्टी है, यानी कि रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ द कैंडिडेट गिव्स मोर देन वन आंसर, अगर आप एक से ज्यादा आंसर देते हैं तो वो भी ट्रीटेड किया जाएगा एक रॉन्ग आंसर की तरीके से। अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हो तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे एक एक क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए में जो बेसिकली आपका है, पार्ट ए में आपका इंग्लिश का पोर्शन है। तो यहाँ पर हम आपका जो पोर्शन देखने वाले हैं वो है आपका इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश का ये पोर्शन है आपका, इसमें वो हम देखेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर्स फंडामेंटल। फंडामेंटल यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको बताना है कि जो फंडामेंटल लिखा गया है तो वो आपका क्या है। फंडामेंटल जो लिखा गया उसका आपको बताना क्या है, सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम आपका क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। सिनोनिम क्या होता है, यानी कि समानार्थक शब्द जो इसका मीनिंग इन चारों में से रिजेंबल करता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रोडक्टिव, ऑप्शन बी है एसेंशियल, थर्ड है सक्सेसफुल और फोर्थ है इफेक्टिव। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। तो फंडामेंटल यानी कि मूलभूत भौतिक, तो ये क्या है बेसिकली एसेंशियल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस। एक नीचे सेंटेंस दिया गया है जो उसमें कैपिटल लेटर में वर्ड है, उसके बारे में आपको बताना है उसका सिनोनिम। सो सी हैज द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकनेड एंड redundant examples from her past even while dealing with the future generation। तो इस वर्ड का आपको क्या बताना है, फिर से सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थक शब्द बताना है। इनडिफरेंट, इमेजिनेटिव, क्लिंग और इम्प्रेसिव। तो जो इसका ऑप्शन है करेक्ट वो है आपका क्लिंग, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस। सी इज
एन इमेक्युलेट सोल whose presence makes all the difference। इसका भी आपको क्या बताना है, वापस से सिनोनिम्स बताना है, समानार्थक शब्द। तो आंसर इसमें आपका क्या रहेगा, स्पॉटलेस, एक्साइटेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनपैरेलल्ड। तो आंसर जो आपका करेक्ट है इसमें आपका है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम। अब आपको यहाँ पे बताना है विपरीतार्थक शब्द यानी कि एंटोनिम। रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ एनमिटी। एनमिटी की ग्रेट डील, एनमिटी का आपका जो एंटोनिम होता है वो क्या होगा, अमिटी, कॉपरेशन, डिस्प्यूट या हॉस्टिलिटी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, एमिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following is antonym of the word written in capital letter in the sentence? Capital letter में जो लिखा गया sentence में उसका फिर से आपको क्या बताना है, antonym बताना है। तो sentence क्या है, She was reluctant to sell her car। reluctant होना किसी चीज को लेकर, तो reluctant का antonym क्या होगा, anxious, happy, eager, unwilling। तो आंसर जो आपका यहाँ पर होगा eager, उत्सुक होना। नेक्स्ट, which one of the following is antonyms of the word written in capital letters in the sentence? I cannot comply with the queer regulations of your land। इसमें आपको बताना है एंटोनिम स्क्वेयर का, तो क्या होगा, स्ट्रेंज, निबल, एवरीडे, कस्टमरी। तो आंसर आपका यहाँ पर है डी ऑप्शन करेक्ट, कस्टमरी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजली ड्यूप्ड हैज एन एरर। इसमें आपको बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है। तो जो इसमें एरर है वो है आपकी दैट द इग्नोरेंट। तो इसमें आपकी बी पार्ट में एरर है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 8th देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हैज एन एरर। इनमें से कौन सा एरर है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो एरर है वो है आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट आपका यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम हैज एन एरर। इसमें से कौन सा एरर है, तो इसमें से कोई एरर नहीं है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। Next question, which one of the following words can be used as substitute for the phrase a nursery where children of working parents are cared for while their parents are at work। कि पेरेंट्स जो है वो काम पर होते हैं और एक नर्सरी जहां पर बच्चों का ख्याल रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूलर, क्रैच, डोरमेटी, रिफ्रैक्टरी। तो हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रैच। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 11th, which one of the following words can be used as a substitute for the phrase that which cannot be taken by force। तो आपको फ्रेज बतानी इसमें कि वो चीज जो फोर्स से नहीं ली जा सकती, इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, इम्पेसेबल, इम्प्रिग्नेबल। तो आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इम्प्रिग्नेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following is the appropriate question tag in the sentence take a seat, shall you, can't you, want you, would you। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, टेक ए सीट, want you। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following is the appropriate question tag in the sentence anyone can make mistakes, isn't it, shall they, can't they, is it। तो 13 का क्या होगा आपका, anyone can mistake, can't they। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14th, which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence he is fond of art and seems dash to be an artist। तो suited के आपको मीनिंग जो आपको बताना है कि ये जो suited वर्ड है इससे रिलेटेड इस चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, फिट आउट, ब्रिंग आउट, कट आउट, सूट आउट। तो जो ऑप्शन करेक्ट है, he is fond of art and seems fit out to be an artist। ए ऑप्शन इज करेक्ट here। Next है, which one of the following phrasal verbs may be used in the blank spaces in the sentence? We are happy in the beginning, but now all the troubles have dash appeared। के रिगार्डिंग आपको बताना है यहाँ पर, cropped up, come about, come out, rushed in। तो राइट ऑप्शन जो आपका यहाँ पर वो है आपका appeared की जगह क्या आएगा, come out। Which one of the following phrasal verbs may be used in the blank spaces in the sentence no one knows how it all happened। happened के रिगार्डिंग आपको यूज करना है यहाँ पर, came across, came about,
came into, came forward. तो correct answer is came across. A option is correct here. Next, 17. Which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence? I have to dash finish this work before I leave tomorrow morning. तो finish के regarding clear up, clean up, finish up, do away with. तो I have to finish up this work before I leave tomorrow morning. तो 17th का आपका C option correct हो जाएगा. 18. Which one of the following prepositions may be used in the blank spaces in the sentence? He lived a hand dash mouth existence surviving on just a few rupee a week. तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इन, टू, फोर या इनसाइड. He lived a hand to mouth existence. B option is correct here. Next, 19th. तो 19th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. Which one of the following can be used as a substitute for the words written in capital in the sentence? जो written है capital letters में उसकी जगह पर आपको use करनी है words. तो वो क्या होंगे? There is no meaning to cry over the spilt milk since the matter is over. कोई भी use नहीं है. अगर आपका matter ही close हो गया है तो जो दूध बिखर गया उस पर रोने का, तो उसके लिए correct क्या है? No use of worrying about, no use of spilling now, no use of celebration, no use of asking for. The correct option here is no use of worrying about. चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या हो. तो same kind of the sentences here. Next, which one of the following can be used as a substitute for the words written in capital letters in sentence? आपको फिर से वही capital letters में जो लिखा है उसके रिगार्डिंग करना है. Serving these sufferers is true yeoman's service. A risky job, an amusing job, an excellent work, an unwanted job. तो यहाँ पर आपका होगा an excellent work. C option is correct. तो ये था आपका पार्ट ए जहां पर आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस थे और 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं इंग्लिश के, इसमें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस ऑलरेडी वीडियो में. तो एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें कंप्लीट स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है. कौन सी बुक्स पढ़नी है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, इंटरव्यू में क्या कट ऑफ था, रिटन एग्जाम में क्या कट ऑफ था, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा. तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप वो वीडियो जरूर देखें. आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगी वीडियो के लास्ट में. तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरीके के अपडेट्स आपको फ्यूचर में आपके मोबाइल पर मिलती रहें. तो अब देखते हैं हम पार्ट बी. तो पार्ट बी में हम देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ए स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस. तो मैं आपको ये हिंदी मीडियम में करवा देती हूँ क्योंकि काफी बच्चों का रहता है मैम हिंदी मीडियम. तो यहाँ पर हम आते हैं the evolution of provincial finance in British India, a study in the provincial decentralization of imperial finance. ये एक बुक है तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है. दादा भाई नेरोजी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू. तो आंसर है आपका यहाँ पर बी इज करेक्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है. मैं आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये ना लगे कि हमारे लिए मैम कुछ नहीं बता रही है. तो जो क्वेश्चन है वो ये है, in the context of international affairs which one of the following is correct about Lord Curzon? He advocated a pacifist policy. He wanted to establish a British sphere of influence over the Persian Gulf and Sistan. He wanted England and Russia to become friends against China. He wanted to lead a flag waving mission to USA. तो उसने शांतिवादी नीति का समर्थन किया. वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था. वह चीन के विरुद्ध इंग्लैंड और रूस को मित्र बनाना चाहता था. वह यूएसए के लिए एक ध्वज लहराओ मिशन यानी कि फ्लैग वेविंग मिशन का नेतृत्व करना चाहता था. तो लॉर्ड कर्जन के बारे में जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आपका बी, वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था. अगला क्वेश्चन है 23rd, ब्रिटिश काल के असम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है. तो आपको ब्रिटिश काल के बारे में जो सही है वो आपको यहाँ पर बताना है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असम इन ब्रिटिश इंडिया? यह पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का एक हिस्सा था. इट वॉज ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी.
1865 में इसे प्रांत का दर्जा दिया गया था, यानी कि इट वाज मेड ए प्रोविंस इन 1865। 1874 में इसे बंगाल से अलग किया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया, यानी कि इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1874 एंड अलोंग विद सिलेट मेड इनटू ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस। यह अहोम राजाओं द्वारा शासित एक देसी राज्य था। इट वाज ए प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय अहोम किंग्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर है वो क्या है? 1874 में इसे बंगाल से अलग किया गया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 1930 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? किसान सभा, कीर्ति किसान, कृषक संगम या फिर किसान मोर्चा? तो आपको बताना है क्या कहा जाता था। तो व्हाट वर द पीजेंट एसोसिएशन सेट अप इन केरला इन द 1930s कॉल्ड? किसान सभा, कीर्ति किसान, कृषक संगम, किसान मोर्चा। तो करेक्ट आंसर इज हियर कृषक संगम। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, 9 मई के दिन को कांग्रेस ने इथियोपिया दिवस क्यों घोषित किया? क्योंकि इथियोपिया वासियों ने ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में अपने समर्थन की घोषणा की थी, क्योंकि इथियोपिया उस दिन ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि 1936 के आरंभ में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया था और उनके विरोध को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना गया था, या फिर क्योंकि इथियोपिया के नेताओं ने मुसेलिनी की निंदा की थी। तो व्हाई डिड द कांग्रेस डिक्लेयर 9th मई टू इथियोपिया डे? तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है आपका क्योंकि 1936 के आरंभ में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया था और उनके विरोध को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना गया था। बिकॉज इथियोपिया वाज अटैक्ड बाय द इटली इन अर्ली 1936 एंड देयर रेजिस्टेंस वाज कंसिडर्ड फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्त्री महामंडल जिसकी पहली बार 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई थी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट, मेहरबाई टाटा, सरला देवी चौधरानी और ताराबाई शिंदे। तो हु सेट अप द भारत स्त्री महामंडल विच फर्स्ट मेट इन इलाहाबाद इन 1910? तो करेक्ट आंसर इज हियर सरला देवी चौधरानी। तो सी ऑप्शन आपका यह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 विच वन ऑफ द नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता असहयोग आंदोलन की नहीं है? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कौन सी एक जो है सही विशेषता नहीं है यहाँ पर, वो आपको बताना है। आर्थिक बहिष्कार तीव्र व सफल था। इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने भाग लिया। अनियमित भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य विशेषता थी। असहयोग आंदोलन के साथ साथ अन्य गांधीवादी सामाजिक सुधार आंदोलनों जैसे कि मद्य विरोधी अभियान को भी कुछ सफलता मिली। तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज इकोनॉमिक बायकॉट वाज इंटेंस एंड सक्सेसफुल। आर्थिक बहिष्कार तीव्र व सफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा सन 1928 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशन आरंभ किया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस वाज स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान इन 1928? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें से आपका? पख्तून, खुदाई खिदमतगार, यंग इंडिया, इंडिया अवेकन्स। तो पख्तून इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1880 के दशक के आरंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, पंडित रमाबाई या फिर रामाबाई रानाडे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? पंडित रमाबाई। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या था? Who among the following was the founder of the Arya महिला समाज in early 1880? तो करेक्ट ऑप्शन इज पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें ऐसा पहला भारतीय माना जाता है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में अपना कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा? तो लोकमान्य तिलक भी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी थे। तो पहला आपको बताना इसमें से कौन सा था? क्या महात्मा गांधी थे या रविंद्रनाथ टैगोर थे? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण जिम्मेवार था या थे? आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी।
किंतु वास्तव में यह विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी। यूरोपीय उद्यमियों के संबंधन बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों को सबजन परिवार व जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। जब बागानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजीगत के स्वामित्व में किया गया, तब देशीय निवेशकों की जानबूझकर उपेक्षा की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द रीजन और रीजंस फॉर द लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन द 19th century? First option is officially the British government was committed to a policy of laissez-faire, but it was actually a policy of discriminatory intervention. Second option is European entrepreneurs had connections to bank and agency houses, while Indians had to rely on kin, family, and castemen. Third option is when plantations were transferred to individual capitalist ownership, native investors were deliberately ignored. So first, second, third, all the options are correct. So correct option यहाँ पर आपका क्या होगा? D, 1, 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समाज सुधारक की आत्मकथा जिसका शीर्षक लुकिंग बैक है 1890 के दशक में पूना में महिलाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करने के उसके अनुभव के बारे में बताती है। So which social reformer's autobiography entitled Looking Back describes his experience in setting up schools for women in Pune in 1890? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? धोंडो केशव कर्वे, केटी तेलन, ज्योतिराव फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका धोंडो केशव कर्वे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन लोग यहाँ पर कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं? जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम में। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मोर्टिमर व्हीलर, फ्रांसिस बुकानन। तो हु वाज द करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध समाज सुधारक बेकम रोकेया की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द फेमस सोशल रिफॉर्मर बेकम रोकेया? अर्धांगी, ग्रह, मदर इंडिया, सुल्तानास ड्रीम्स। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, मदर इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मुगल इतिवृत्तियों की नहीं है? मुगल इतिवृत्तियों की कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? इनमें घटनाओं का एक सतत कालानुक्रमिक अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है। ये मुगलों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह थे। इनमें हम यह समझ पाते हैं कि साम्राज्यिक विचारधाराएं किस तरह से उत्पन्न और प्रसारित हुई थी। इनमें इतिवृत्तियों के लेखकों की संक्षिप्त जीवनियां दी गई हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स? जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका दे वर ए रिपोजिटरी ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द मुगल्स। तो सेकंड ऑप्शन की ये मुगलों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह थे। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रवासी भारतीय नागरिक के बारे में सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई जिसको हम बोलते हैं, इज नॉट करेक्ट? एक ओसीआई किसी दूसरे देश का नागरिक होता है? नहीं। प्रवासी भारतीय का मतलब होता है कि सिटीजन तो सिटीजनशिप उसके पास इंडिया की है, लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया है, किसी और कंट्री में वो रह रहा है। एक ओसीआई के पास भारत आने के लिए एक अधिक प्रवेश दीर्घकालिक वीजा होता है। एक ओसीआई सभी मामलों में एनआरआई के बराबर होता है। एक ओसीआई सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है। तो कौन सी सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आधार वित्तीय और अन्य उपदानों, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 की नहीं है? तो कौन सा नहीं है? केवल भारत के नागरिक इस अधिनियम के तहत नामांकन के हकदार हैं। नामांकन के लिए जनांकीय व जीव मितीय दोनों सूचनाएं देनी पड़ती हैं। इस अधिनियम के तहत नामांकन एवं प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की है। व्यक्तियों की पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का दायित्व है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है? क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्या है।
Which one of the following is not a feature of the Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidiaries Beneficial Services Act 2016? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? Only citizens of India are entitled for enrollment under this act. केवल भारत के नागरिक ही इस अधिनियम के तहत नामांकन के हकदार हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, बालात श्रम तथा अथवा बेगार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का अतिक्रमण है? यानी कि forced labor or beggar is a violation of which one of the following articles of the Constitution of India? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन आपका अनुच्छेद 16, 17, 19 या 23. तो 23, अनुच्छेद 23. तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39. भारत की संविधान से सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी. प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में और उनकी अपनी अपनी आबादी के अनुपात में बांटी गई थी. भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की जानी थी. तो 39 का जो ऑप्शन है आपका करेक्ट वो है डी ऑप्शन. द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. भारत के राज्यों के प्रतिनिधि के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की जानी थी. तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है. अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान निकाय नहीं है? तो यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, और राजभाषा आयोग यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. तो इसमें से राष्ट्रीय महिला आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकाधिकार स्पर्धा की नहीं है? बाजार में खरीदारों और बेचने वालों की बड़ी संख्या, विभेदित उत्पादों से बाजार बनता है, बाजार में उत्पाद समाजीय होता है, विक्रय संवर्धन के लिए बिक्री लागतों का प्रयोग किया जाता है. तो इसमें से आपको बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, बाजार में खरीदारों और बेचने वालों की बड़ी संख्या. क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं. आर्थिक लागत की तुलना में सामाजिक लागत अधिक होती है, इसका कारण है क्या? सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज. आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा. समाज अर्थव्यवस्था से बड़ा है, समाज में राज व्यवस्था सम्मिलित है जबकि अर्थव्यवस्था में यह सम्मिलित नहीं है, दर्शकों यानी कि बायस्टैंडर्स द्वारा वहन की गई लागत धनात्मक होती है, या फिर समाज में उपभोक्ता और उत्पादक दोनों सम्मिलित होती हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज कॉस्ट बोर्न बाय बायस्टैंडर्स इज पॉजिटिव. तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, दर्शकों द्वारा वहन की गई राशि धनात्मक होती है. अब चलते हैं 43. कॉस्ट ऑन कोयल एट 100 रुपए पर टन इज अ टाइप ऑफ. जो कोयले पर 100 रुपए प्रति टन का उपकर निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? कार्बन कर, कार्बन सब्सिडी, प्रौद्योगिकी के लिए कार्बन प्रोत्साहन, कार्बन परमिट की बिक्री के लिए कार्बन प्रोत्साहन. तो ये आता है कार्बन टैक्स, यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44. मूल कोर मुद्रास्फीति सकल हेडलाइन मुद्रास्फीति से भिन्न है क्योंकि मूल मुद्रास्फीति कीमत सूचकांक में अस्थिर स्वरूप की वस्तुओं की उपेक्षा कर देती है. कीमत सूचकांक में अस्थिर स्वरूप की वस्तुओं को सम्मिलित कर लेती है जिस कीमत सूचकांक पर आधारित नहीं होती है. कीमत सूचकांक में उपभोग की केवल महत्वपूर्ण वस्तु को ही सम्मिलित करती है. तो कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मर. कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? करेक्ट है इसमें ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कीमत सूचकांक में अस्थिर वस्तु स्वरूप की वस्तुओं की उपेक्षा कर देती है. इग्नोर्स आर्टिकल्स ऑफ वॉलेटिशन नेचर इन द प्राइस इंडेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से चॉइस ऑफ टेक्निक्स बुक का पुस्तक का लेखक है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स चॉइस ऑफ टेक्निक्स? A.K. जैन, K.N. राज, V.K.R.V. राव या फिर सुखमय चक्रवर्ती. तो करेक्ट ऑप्शन इज अमर्ता सेन, अमर्ता की सेन. तो A.K. सेन इस ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46.
निम्नलिखित निकायों में से किसने एक नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की गई है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया? तो इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर, यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईओ या फिर एआईसीटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैव फॉर्मुलेटेड द नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2016? करेक्ट ऑप्शन इज एआईसीटीई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्पादक मूल सूचकांक यानी कि पीपीआई 2014 तैयार करने के लिए क्रिया पद्धति निर्धारित करने वाले कार्यदल का अध्यक्ष इनमें से कौन था? क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप फॉर डिटरमिनिंग द मेथोडोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया 2014? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन है, सौमित्र चौधरी, डॉक्टर वी सुब्बाराव, अभिजीत सेन, बीएन गोलदार। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बीएन गोलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्कीम का उद्देश्य है 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों का सर्वतोमुखी विकास करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 18 ईयर्स एंड मेकिंग देम सेल्फ रिलेटेंट? यानी कि आपको जो स्कीम्स हैं वो भी यहाँ पर इस एग्जाम के लिए आपको अच्छे से पढ़नी है। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से करेक्ट है वो आपको बताना है। ये सारी स्कीम्स की फुल फॉर्म क्या है वो आप सेल्फ स्टडी करेंगे, गूगल पर जाएंगे, अच्छे से उनको देखेंगे, उनके बारे में अपने नोट्स बनाएंगे, क्या कोई स्कीम का नाम एज इट इज है या किसी स्कीम का नाम चेंज हो गया है, वो चीजें भी आप देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, RGSEAG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? पंचायत एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 परमिट सेल्फ गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का प्रधान या भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में अलोकित के स्थित किसी गांव के वनवासी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? ग्राम सभा, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है? जापान, चीन, इराक, रूस। Which one of the following country is not a member of WTO? तो which is the correct answer? C is the correct answer. ईरान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टैंड अप उद्यम कहाँ स्थापित किया जा सकता है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो एक स्टैंड अप जो है कहाँ स्थापित किया जा सकता है वो आपको बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में तो कौन कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो स्टैंड अप एंटरप्राइज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन फार्मिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र। 52, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52, वर्ष 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था? जीतू राय, दीपा कर्मकार, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक। विच अमंग द फॉलोइंग वर कन्फर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2016? तो इन सभी को मिला था, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अगस्त 2016 के प्रादवीन दहन रेमजेट स्क्रमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। स्क्रैमजेट इंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे अवधवनिक यानी कि सबसोनिक और प्राधवनिक यानी कि सुपरसोनिक दोनों दहन तंत्र पद्धतियों में कुशलतापूर्वक प्रचलित किया जा सकता है। भारत किसी स्क्रैमजेट इंजन के उड़ान परीक्षण को प्रदर्शित करने वाला पहला देश है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो आप बताइए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा? 53rd। तो 53rd का जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन 1 भी करेक्ट है और ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा, 1 और 2 दोनों। तो क्वेश्चन क्या था आपका? इसरो इन अगस्त 2016 सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च सुपरसोनिक कंबशन ramjet scramjet engine. Which of the following statement with regard to scramjet engine is or are correct? It can efficiently operate both in subsonic and supersonic combustion modes. It is correct. India is the first country to demonstrate the flight testing on a scramjet engine. It is also correct. So C option is correct here. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। स्टार्टअप हब को कहां पर स्थापित करने के संबंध में सहमति हुई थी? तो स्टार्टअप हब्स आर एग्रीड टू बी सेटअप इन IITs, IISERs, NIT या फिर केंद्रीय विद्यालय। तो आंसर जो आपका करेक्ट है वो है आपका IIT, IISER, NIT। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा 10 लाख से 100 लाख तक का यानी कि 1 करोड़ तक का ऋण निम्नलिखित में से किसको दिए जाने पर विचार करता है? Stand Up India program envisages each bank branch to be given loan between 10 lakh to 1 crore, at least one SC/ST borrower, at least one woman borrower, at least one rural unemployed youth borrower. कि कम से कम एक SC/ST ऋणी हो, कम से कम एक महिला ऋणी हो, कम से कम एक ग्रामीण बेरोजगारी युवा ऋणी हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि कम से कम एक SC/ST हो, एक महिला ऋणी हो? तो सेकंड ऑप्शन डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अप एंड स्टार्टअप, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्टार्टअप और स्टैंड अप में क्या डिफरेंस है। हालांकि यहाँ पर स्टैंड अप के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली है कि 10 लाख से 1 करोड़ तक आपको लोन मिलता है, कम से कम उसमें एक SC और एक महिला ऋणी होनी चाहिए। तो स्टैंड अप और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है वो आप जो है पढ़िए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56, स्वर्ण के मामले में उस लेखाकरण अवधि में राजस्व को मान्यता दी जाती है, ये आपको बताना है कि क्या है इसमें ऑप्शन आपका 56। इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गोल्ड इज, स्वर्ण की सुपुर्दगी हो जाती है, स्वर्ण की बिक्री हो जाती है, स्वर्ण का खनन कर लिया जाता है, या फिर खनन करने के लिए स्वर्ण की पहचान कर ली जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज माइंड, यानी कि स्वर्ण का खनन कर लिया जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट है। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजस्व के साथ खर्च को किसके आधार पर सुमेलित किया जाता है? मूल लागत, विकल्प लागत, प्रतिस्थापन लागत, या फिर नगद लागत? तो 57 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस टू बी मैच्ड विद रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर कैश कॉस्ट? तो करेक्ट आंसर आपका है मूल लागत। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक खर्च किसका उदाहरण है? पूंजीगत व्यय, पूंजीगत लाभ, आस्थगित राजस्व व्यय, या राजस्व व्यय और खर्च? तो 58 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? प्रीमिलिनेटरी एक्सपेंसेस आर एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस? तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा? 58 का ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपका ए, यानी कि पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास किसका उदाहरण है? जो स्थायी परिसंपत्ति है उसका मूल्यह्रास किसका उदाहरण है? आस्थगित राजस्व व्यय, पूंजीगत लाभ, या राजस्व व्यय या खर्च? तो डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, यानी कि राजस्व व्यय और खर्च। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60वां क्वेश्चन है, लेखाकरण के संदर्भ में पद IFRS किसका प्रतीक है? तो आपको बेसिकली IFRS की फुल फॉर्म बतानी है। तो IFRS की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। नीचे दी गई सूचना से बीमा की गणना करनी है, तो ये आप कर लेना। अकाउंट्स का मेरा पोर्शन मैं यहाँ पर अभी सोल्व नहीं कर पाई हूँ, सारी चीजें अकाउंट से रिलेटेड मैं छोड़ रही हूँ। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 61 हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, 62। तो 62 है हमारा, आय और व्यय लेखा क्या होता है? यानी कि लेगेसीज आर जनरली क्या होती है? संपत्ति लेखा, व्यक्तिगत लेखा, आय व्यय लेखा, या फिर पूंजीगत लेखा? तो ये होती है हमारी आय व्यय लेखा, यानी कि ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 64 की ओर बढ़ते हैं। वसीयतें साधारणतः पूंजीकृत होती हैं और तुलन पत्र में ली जाती हैं, आय के रूप में मानी जाती हैं, व्यय के रूप में मानी जाती हैं, पूंजीकृत होती हैं और उच्चल लेखा में ली जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा वो आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 63 का ये भी मुझे नहीं मिला है, तो यहाँ पे एक बार अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, या किसी को बताया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 64। 64 है परेषण, यानी कि भेजे हुए माल पर असामान्य हानि किस लेखे में क्रेडिट की जाती है? तो वो किस में की जाएगी? प्रेषण लेखा में ही की जाती है। लाभ और हानि लेखा, प्रेषित का लेखा, प्रेषण लेखा और आय व्यय लेखा, तो वो प्रेषण लेखा में की जाती है। द एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। जब संयुक्त उद्यम के लिए वस्तुएं खरीदी जाती हैं तब राशि किस लेखे के नाम से
की जाती हैं। तो व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर द जॉइंट वेंचर अकाउंट इज डेबिटेड टू, अकाउंट किस में डेबिटेड की जाती हैं, वो की जाती हैं क्रय लेखा में, संयुक्त उद्यम लेखा में, जोखिम पूंजीगत लेखा में, या फिर लाभ और हानि लेखा में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है किसमें की जाएंगे, ज्वाइंट वेंचर है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में ही, यानी कि संयुक्त उद्यम लेखा में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने नहीं किया तो ये आप सोल्व कर सकते हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आंसर जो भी आपका आता है। 67 ऋणी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा है। ऋणी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा क्या है, संपत्ति लेखा, व्यक्तिगत लेखा, आयव्यय लेखा या फिर देयता लेखा। तो क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है 67 हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आयव्यय लेखा। तो आयव्यय लेखा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि ब्रांच अकाउंट अंडर डेब्टर सिस्टम इज नॉमिनल अकाउंट। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति की लागत विभिन्न विभागों में किसके अनुसार परिभाषित की जानी चाहिए, मोटरों का हार्स पावर, प्रकाश बिंदुओं की संख्या, हॉर्स पावर यंत्र का घंटों से गुण, या फिर यंत्र घंटे। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी apportioned over different departments according to। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर करेक्ट है वो है आपका सी, यानी कि हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूचित के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेस्क्राइब्ड। तो 69 कौन सा होगा, अनुसूची 1, अनुसूची 2, 3 या 4, यानी कि शेड्यूल 1, 2, 3, 4 कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, शेड्यूल 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनर, हिंदी मीडियम चलते हैं, साझेदारी करार में कोई प्रावधान न होने की स्थिति में साझेदारों द्वारा लाभ और हानियां बांटी जाती हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, साझेदारी की पूंजी के अनुपात में, बराबर बराबर, उनके द्वारा साझेदारी फर्म को दिए गए ऋण के अनुपात में, या साझेदार द्वारा लगाई गई प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में। तो जो जितनी पूंजी लगाएगा उसको लाभ हानि भी उसी के हिस्से की मिलेंगी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण है, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, कामगारों की शिक्षा योजना, कामगारों की सहकारी समिति, कामगारों की सुझाव योजना। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर, ए ऑप्शन, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं एक इंग्लिश में बता देती हूँ, वर्क्स कमेटी, सेफली कमेटी, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर एग्जांपल ऑफ। तो किसके एग्जांपल है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। 72 देखते हैं यहाँ पर क्या है, फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएलओ के लक्ष्य और उद्देश्यों का भाग नहीं है, श्रमिक एक वस्तु नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता सतत विकास हेतु अनिवार्य है, किसी भी स्थान पर गरीबी हर एक स्थान पर संपन्नता के लिए खतरा है, गरीबी के खिलाफ जंग के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र का अंदर उसके निरंतर उत्साह से लड़ा जाए, जो कि पूरी तरह से सरकार का दायित्व है। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन रिलेटेड टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर दी, आपका 72 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एम्स एंड पर्पस ऑफ द आईएलओ एज पर फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, द वॉर अगेंस्ट वांट रिक्वायर्स टू बी कैरिड ऑन द अनरिलेटिंग vigorous without each nation and is solely the responsibility of the government। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट here। तो ये हम 72 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, इसके बाद भी हम यहाँ पर कंप्लीट पेपर देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि हम कंप्लीट यहाँ पर पेपर आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 73 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन क्या है हमारा, रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्य मूलक प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है। तो ये आपको बताने की कौन सा अपवाद है, व्यापार संघवाद, स्वार्थ चालित संघवाद, क्रांतिकारी संघवाद या विकासवादी संघवाद। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डी, विकासवादी संघवाद। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 functional types of unionism identified by Robert Hoxie। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इवोल्यूशनरी यूनियनिज्म। तो ऑप्शन देखते हैं आपका 74 क्या है,
तो 74 है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें किसी औद्योगिक विभाग को में शामिल कामगारों और नियोक्तों के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उसकी मध्यस्थता के द्वारा वे परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुंचते हैं। तो 74 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो मैंने यहाँ पर नहीं ढूंढ पाई हूं मैं, तो वो आप एक बार देख लेना। 75 की ओर बढ़ते हैं हम। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत सत्यापित किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वचन के संबंधित प्रश्नों का विचारार्थ किसे भेजा जा सकता है? तो किसे भेजा जा सकता है? औद्योगिक अधिकरण, श्रम आयुक्त, श्रम न्यायालय, औद्योगिक नियोजन न्यायालय। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, श्रम न्यायालय। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर certified under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 may be referred to Labor Court। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब चलते हैं 76 की ओर। A union whose membership may cover workers employed in many industries, employment and crafts known as। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर बताना है। तो 76 जो है हिंदी में क्या है? ऐसे संघ को क्या कहा जाता है जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगारों, शिल्प कार्य में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है? औद्योगिक संघ, सामान्य संघ, शिल्प संघ या क्षेत्र सह उद्योग शास्त्रीय संघ। तो इसको हम बोलते हैं औद्योगिक संघ यानी कि इंडस्ट्रियल यूनियन। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक संबंधों का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों दल आर्थिक मजदूरी और लाभ और साथ ही साथ राजनीतिक नियंत्रण शक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उनके पास अवसर होते हैं? तो इसका भी मुझे करेक्ट ऑप्शन नहीं पता है, इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 78 पर। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का उपबंध किसके अंतर्गत किया जाता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A या अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 43B। तो द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 39A, 43A, 42 या 43B। तो करेक्ट ऑप्शन इज भारत के संविधान का अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है? संघ पाबंद प्रतिष्ठान प्रणाली, हित शुल्क प्रतिष्ठान प्रणाली या फिर संघ मुक्त प्रतिष्ठान प्रणाली या फिर संघ समर्थित प्रतिष्ठान प्रणाली। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। Which one of the following is not a trade union security measure? तो सी ऑप्शन इज ओपन शॉप सिस्टम इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाला संवैधानिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको बताना है। केंद्रीय क्रियान्वयन और मूल्यांकन समिति, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, स्थायी श्रमिक समिति या फिर कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो ऑप्शन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शनल इन द सेंट्रल लेवल। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या होगा? राइट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन ESIC, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रमिक की नागरिक संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित होती है? तो इसका आंसर भी मुझे नहीं मिल पाया है, इसलिए हम चलेंगे 82 क्वेश्चन की ओर। तो 82 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 82, 83 और 84 इनका मुझे आंसर नहीं मिल पाया है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 82 है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया जा सकता है? अगला है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आने वाला बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? अगला क्वेश्चन है यह पूर्व धारणा है कि मनुष्य स्वार्थी और स्व केंद्रित है और यहाँ तक कि वह दूसरों की कीमत पर भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है। तो श्रमिक कल्याण की किस सिद्धांत की यह व्याख्या करती है? यह आपको बताना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। डॉक्टर एक्रोड का सूत्र किसके निर्धारण से संबंध रखता है? उचित मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह मजदूरी या फिर वास्तविक मजदूरी। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बी यानी कि न्यूनतम मजदूरी। डॉक्टर आइक्रोड फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटरमिनेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाज के
एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक राज्य के संसाधनों एवं संगठन के अनुसार और राष्ट्रीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास और अपनी मान मर्यादा के अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का वह हकदार है। सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बल देने वाला यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? तो ये आपको बताना है। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा, आईएलओ की फिलाडेल्फिया घोषणा, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट या भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर कौन सा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा। इंग्लिश में बात करें तो एवरीवन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज द राइट टू सोशल सिक्योरिटी and is entitled to realization through national efforts and international cooperation, and in accordance with the organization and resources of each state of economic, social and cultural rights indispensable for her dignity and free development of his personality. This statement, which is emphasizes its importance of the social security, has been expressed in which of the following? तो right option is Universal Declaration of Human Rights. अगला क्वेश्चन देखते हैं 87। गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया था? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1948, फैक्ट्री अधिनियम 1948, प्रसुविधा अधिनियम 1961 या फिर खान अधिनियम 1952। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज ए नॉन कैश बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड अंडर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अगला क्वेश्चन है 88। तो 88 क्वेश्चन क्या कहता है? Which one of the following is correct set of contingency identified by the William Beveridge in his comprehensive social security? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है कि विलियम बेवरीज द्वारा दी गई उसकी व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभिज्ञान किए गए आकस्मिक व्ययों का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, अभाव, रोग, अनभिज्ञता, गंदगी और निष्क्रियता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसके अभिदाताओं को 1000 से 5000 प्रति माह एक न्यूनतम मासिक पेंशन गारंटित की जाती है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। न्यूनतम पेंशन का लाभ भारत सरकार द्वारा गारंटित होता है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत सरकार अभिदाता के अंशदान का 50% अथवा 1000 प्रति वर्ष जो भी कम हो अनुदान करेगी, ये भी आपका करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है कि यह 40 वर्ष से अधिक आयु के भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। इसकी एज लिमिट आपकी 18 से 40, तो 18 से 40 की एज लिमिट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन क्या कहता है? दुर्घटना और आवश्यकता हेतु 2 लाख तक के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY की वार्षिक बीमा किस्त की राशि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? वो है आपकी 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए या 12 रुपए। तो वो क्या है? 12 रुपए है। तो which one of the following is the amount of annual premium of the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना for accident and disability cover up to 2 lakh? कितना? राइट ऑप्शन इज 12 रुपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 से आपको क्या करना है कि नीचे दिए गए 2 कथन है, उसमें से आपको बताना है कि कथन 1 है और कथन 2 है। तो इन कथनों को आपने सावधानी पूर्वक प्रशिक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। ए ऑप्शन आपका क्या है? ए ऑप्शन आपको तब टिक करना है जब दोनों ही कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण कथन 2 है। बी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब दोनों कथन अलग अलग सत्य तो हैं किंतु कथन 1 का सही स्पष्टीकरण कथन 2 सही नहीं है। सी आपको तब सेलेक्ट करना है जब कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, और कथन डी आपको तब सेलेक्ट करना है कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। तो 91 अब हम पढ़ते हैं क्या है? पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर लगने वाला बल क्रिया है जबकि चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर लगने वाला बल प्रतिक्रिया है। तो 91 क्या कहता है? फोर्स ऑन द मून ड्यू टू अर्थ इज एक्शन व्हाइल द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू मून इज रिएक्शन। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन आपका हो गया गलत। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये आपका क्या होगा? ट्रू होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 92। यह एक सामान्य अवलोकन है कि यदि हम एक गिलास हिमजल एक मेज पर कमरे के तापमान पर रख दे तो हिमजल कोष्ठ हो जाएगा।
यानी कि इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इफ यू प्लेस अ ग्लास ऑफ आइस वाटर ऑन ए टेबल एट द रूम टेम्परेचर द आइस वाटर विल गेट वार्मर। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। कथन 2 क्या है? Heat is an energy that flows between a system and its environment because of temperature difference between them। कि ऊष्मा एक ऊर्जा है जो एक प्रणाली और उसके बीच वातावरण के बीच प्रभावित होती है क्योंकि उनके बीच तापमान का अंतर होता है। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। 93 क्या कहता है? मानक ताप और दाब पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ए डायमैग्नेटिक एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, पानी या लोहा? तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, लोहा। अगला क्वेश्चन, पानी में उच्चतम विलेयता वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको बताना है कि कौन सी है इसमें से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट सोलिबिलिटी इन वाटर? क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? तो हाईएस्ट जो सॉल्युबिलिटी है वो है आपकी अमोनिया। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण में क्या होता है? विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसमें होता है आपका क्लोरीन। सी ऑप्शन इज करेक्ट है। चिकनगुनिया का कारणात्मक कारक क्या होता है? व्हाट इज द कॉजल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया? नॉन क्लोरोफिलस जीवाणु, सूत्रकृमि, विषाणु या फिर कवक? तो आंसर आपका जो होगा करेक्ट वो होगा आपका सी यानी कि वायरस। अगला क्वेश्चन 97 क्या कहता है? बायोरिमीडिएशन एक तकनीक है। इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? भूमंडलीय तापन, हिमनदों का पिघलना, ओजोन अवक्षय, भारी धातु प्रदूषण। तो 97 क्या कहता है? बायोरिमीडियन इज ए टेक्नोलॉजी विच इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूटिलाइज इन कंट्रोलिंग। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? भारी धातु प्रदूषण। तो यानी कि हैवी मेटल पॉल्यूशन के लिए। 98 क्या कहता है? कुछ ऐतिहासिक स्मारकों की सुंदरता कुछ सक्रिय जीवों की वृद्धि के कारण बहुत प्रभावित हो रही है। ये सक्रिय जीव निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित रखते हैं? जल स्थलीय पादप, शैक यानी कि लाइकेन, जीवाणु या विषाणु? तो किसके द्वारा प्रभावित हो रही है? यहाँ पे आएगा आपका लाइकेन। Beauty of some historical monuments is greatly affected by the growth of certain living organism. These living organism belong to which one of the following groups? तो lichen is the correct answer here. अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस में एक जंतु के साथ साथ एक पादप की भी विशेषताएं हैं? आपको वो बताना है कि जिसमें एक जंतु भी की विशेषताएं भी है और एक पादप की भी विशेषताएं, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट? फर्न, मॉस, अर्थवर्म यानी कि केचुआ या फिर युग्लिना? तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, युग्लिना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? भंडारित खाद्यान्नों को कीटों से बचाकर रखने हेतु किसान प्राय उनके साथ क्या मिला देते हैं? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, गांव वाले बच्चों को खासकर। नीम के पत्ते, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, संतरे के पत्ते। तो इन ऑर्डर टू सेव द स्टोर्ड फूड ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट फार्मर यूजुअली मिक्स विद देम व्हाट? नीम के पत्ते। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अब हम चलते हैं 101। सीडी रोम इज, सीडी रोम क्या है? सीडी रोम क्या है आपकी? सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर या सेमीकंडक्टर मेमोरी? तो ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी इज कॉम्पैक्ट डिस्क, आरओएम इज रीड ओनली मेमोरी। WAP स्टैंड्स फॉर, WA की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो WA की फुल फॉर्म होती है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या करती है? सेंडिंग ऑफ फाइल्स विद इन द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। क्या 10 किलोमीटर की रेंज में फाइल भेजने के काम आती है? इतनी बड़ी नहीं होती है इसकी रेंज, इसकी रेंज होती है 10 जरूर, लेकिन किलोमीटर नहीं, मीटर, सॉरी 100 मीटर, 100 मीटर होती है इसकी रेंज बेसिकली आपकी। तो 100 मीटर आपको रेंज है यहाँ पर। सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल को सेंड करने के लिए। वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइस इक्विपमेंट्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है कि इसके लिए कोई वायर की जरूरत नहीं होती है, वायरलेस कनेक्शन होता है जिससे आप जो है फाइल्स को भेज सकते हैं। कई बार आप ब्लूटूथ ऑन करके डाटा ट्रांसफर करते हैं, इमेज वीडियो, तो वही ब्लूटूथ है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है? एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा, डाटा को एक्सेप्ट भी करता है, प्रोसेस भी करता है। स्टोर डाटा, स्टोर भी करता है। एक्सेप्ट इनपुट, इनपुट भी एक्सेप्ट करता है। क्या नहीं करता? वो स्कैन टेक्स्ट नहीं करता। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
105 निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर कौन सा नहीं है? पावर पॉइंट भी सॉफ्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्ट है। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, कंट्रोल यूनिट और प्रिंट ड्राइवर। प्रिंटर का ड्राइवर, ड्राइवर इज सॉफ्ट कॉपी, एक सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ड्राइवर प्रिंटर की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पर प्रिंटर होता तो वो हार्ड कॉपी है, लेकिन प्रिंटर का ड्राइवर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो कंट्रोल यूनिट, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब आ जाते हैं हमारे मैथ के सेक्शन। तो मैथ के सेक्शन को हम यहाँ पर पूरा कंप्लीटली सोल्व करके देखेंगे और फिर हम उनके आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 106 क्या है कि दो वाहन जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, इसको हम साथ साथ लेके चलते हैं। आई विल ट्राई कि हो जाए ये आपका। यहां हम कर लेते हैं अपना आंसर। ओके, सो दो वाहन हैं जिसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। हम कह रहे हैं कि दो वाहन हैं, एक वाहन यहाँ पर है हमारा और एक वाहन यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा ए है, यहाँ पर हमारा बी है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। एक दूसरे की ओर एक सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं। तो एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं? सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं। तो ये भी इस साइड में जा रहा है और ये भी इस साइड में जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं सीधी रेखा में, ठीक है, क्योंकि लिखा है एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की ओर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि वे क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान से चल रहे हैं? तो जो ए हमारा चल रहा है उसको हम मानेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और बी हमारा चल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो स्पीड क्या हो जाएगी? हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, तो टोटल स्पीड यानी कि प्लस हो जाएगी। तो अगर मैं स्पीड को प्लस कर दूं यानी कि 80 जमा 45, तो मेरी कितनी होगी स्पीड? 125। 125 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा हो गई मेरी स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी दी हुई है? डिस्टेंस दी हुई है हमारी 100 किलोमीटर। राइटिंग प्लीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी ये है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस बाय में टाइम। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारी 100 किलोमीटर और स्पीड हमारी होगी 125 किलोमीटर। तो यह क्या होगा? 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ये अब आगा हमारा घंटे में। हमें क्या चाहिए? मिनट में। तो मिनट में चाहिए तो हम घंटे को किससे गुणा करेंगे? 60 से। तो क्या आ जाएंगे? हमारे मिनट आ जाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 चौके 48 मिनट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब चलते हैं 107वें क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ आ रहा है, तो एक बार थोड़ा सा बस आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिखाई में थोड़ा सा कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब देखते हैं अगला। अगला क्या है? 107वां क्वेश्चन है हमारा। 107वां क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ गया। तो माना कि वस्तु का दाम पहले कितना था? 100%। 20% बढ़ गया है तो कितना हो गया? अब 120% हो गया। इसके अतिरिक्त दाम में हुई वृद्धि पर 5% टैक्स लगता है। जो वृद्धि हुई ना उसी पर टैक्स लगता है। तो वृद्धि कितनी हुई थी? 20%। इस पे हमारा टैक्स लगता है 5%। 20 पंजे 100, 5 से 5 घट गया यानी कि 1% लग गया हमारा टैक्स जी। ग्राहक के लिए वस्तु की लागत 1331 है, तो 120 हमारी ऑलरेडी थी, 1% टैक्स लग गया, तो टोटल कितनी होगी? 121%। तो जो 121% की वैल्यू है वो कितनी है? 1331 रुपए। अब हमें निकालनी कितनी है? वस्तु का दाम निकालना है। तो वस्तु का दाम हमारा कितना था? वस्तु का दाम हमारा कितना था? 100%। यही वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1133 हमारा 121% और 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1331 बटे में 121 गुणा में 100 आ जाएगा। ये हमें पता है ये 11 का स्क्वायर है, 11 का क्यूब है, तो ये आ जाएगा 11 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1100। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108 पर अब हम चलते हैं जी। 108 क्या कहता है? 108 कहता है कि एक क्रिकेट बैट 20% डिस्काउंट पर खरीदा गया। तो एमआरपी कितनी थी हमारी और डिस्काउंट कितना है हमारा? एमआरपी थी हमारी 100%, 20% डिस्काउंट यानी कि 20% डिस्काउंट हो गया, तो जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया जी हमारा? 80%, क्योंकि 20% से डिस्काउंट मिल गया है।
ठीक है, तो 80% यानी कि विक्रय मूल्य जो ये बोल रहा है कि 1000 है, यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि 80% था, उसकी वैल्यू कितनी है? 1000 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 बटे में 80, और हमें निकालना है क्या? बेट का प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना था? 100%। तो 100 यानी कि 1000 बटे में 80 गुणा में 100, इससे ये कट जाएगा। आप 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 25 पंजे 125, यानी कि टी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 109। चाय उत्पादन स्थान या तो असम है या बंगाल में है, तो इनमें से कौन सा आरेख सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो यानी कि एक तो चाय के लिए स्थान होना चाहिए, और उसमें बंगाल होगा और असम होगा, इस तरीके का कुछ होना चाहिए। असम है या बंगाल है, तो ये एक कॉमन सा एरिया हो जाएगा। तो जो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा वो हमारा क्या है? ऑप्शन 109 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि चाय, ये असम मान लेते हैं बंगाल, और चाय के लिए उत्पादन स्थान, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए x को 61 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो x की पावर 7 को विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब इसको हम कर लेते हैं बोर्ड को जरा इधर। यस, अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नई शीट ले लेते हैं। हाँ, तो x को 61 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बच गया 2। अब x के पावर को अगर हम 61 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो अगर आपको रिमाइंडर थ्योरी पता है तो क्या होता है, अगर x को हम रिमाइंडर 2 से 61 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 2 आता है, तो इसकी पावर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रिमाइंडर को रख लेते हैं। तो 2 की पावर 7 बाय 67। अब 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। 61 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 61 इंटू 2, तो 122। तो यहाँ पर कितना बच गया हमारा रिमाइंडर? 6। तो आंसर आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के लिए एक घनीय बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली गोलाकार गेंदों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना है, जिसकी गेंद, प्रत्येक गेंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो एक तो क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यूब ऐसा होता है, क्यूब क्या होता है? बेसिकली लंबाई बराबर है चौड़ाई बराबर है ऊंचाई, ये चीजें होती हैं। तो इसने बोला ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है। ठीक है, तो आप चाहिए लंबाई ले लीजिए, चौड़ाई ले लीजिए या ऊंचाई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब क्या है? 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर आपको बॉल रखनी है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ऐसे आपको इसके अंदर बॉल रखनी है। ये हमारी गेंद है, गेंद की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, व्यास कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो कितना एरिया ले रही है? 2 सेंटीमीटर। हमारे पास कितनी है लंबाई? 10। तो यानी कि इस तरीके की कितनी बॉल आ जाएंगी हमारे पास? एक लाइन में आ जाएंगी 5। तो इसी तरीके से इस लाइन में भी कितनी आ जाएंगी? 5 बॉल आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से पूरा क्यूब जो है भर जाएगा। अब ये आगे भी होगा, पीछे भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा, सब जगह होगा। तो हम क्या निकालेंगे? इसका एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, सॉरी। क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो एक में कितनी बॉल आ रही है? 1 2 3 4 5। तो 5 ही इसकी लंबाई मान ली हमने, 5 ही चौड़ाई और 5 ही ऊंचाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? 125। ये 5 कहां से आया? अब तो आप 10 बोल रहे थे, तो 10 इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसकी ऊंचाई इसने दी हुई है, लेकिन 10 वाले एरिया में हमारी बॉल कितनी आ रही है? 5। क्यों? क्योंकि हमारे डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए जो आंसर हो गया वो हमारा हो गया 125। 125 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 112। ओके, 112 क्वेश्चन की ओर चलते हैं ऊपर। एक 112वां क्वेश्चन कहता है कि किसी शहर में 80% आबादी चावल खाती है। तो मैंने मान लिया 100% मेरी आबादी है, सॉरी 100% आबादी है, उसमें से 80% क्या खाती है? राइस। 20% नहीं खाती, ये नॉन राइस है।
ठीक है। अब 80% में से चावल खाने वालों में से 90% मांसाहारी है। 90%, 90% 80 का कितना हुआ 72, और यहाँ पे 8 हो गया 10%। तो ये है हमारे नॉन वेजिटेरियन और ये है हमारे वेजिटेरियन। ठीक है। चावल खाने वाले शाकाहारी का आबादी का आपको प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत कितना हो गया 10%, और 10% में से कितना आ रहा है तो 8 आ रहा है। तो आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 112 का 8, क्योंकि ये नंबर आ गया ना हमारा 8। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 113। दो वाहन है ए बी एक ही दिशा में क्रमशः से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रहे हैं। तो हम इसको फिगर की तरीके से समझते हैं ताकि आसानी रहे। 113। तो दो वाहन है, एक है हमारा ए और एक है हमारा बी। ए और बी, ए की जो स्पीड है वो है हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक समान चाल से चल रहे हैं, वे एक ही समय पर एक ही स्थान से 120 किलोमीटर दूरी के लिए निकलते हैं। तो ए, मान लो इस पॉइंट को हमने माना x, यहीं से ए चल रहा है और यहीं से बी चल रहा है। तो मान लो उसको जाना है यहाँ y तक, और ये दूरी कितनी है 120 किलोमीटर की दूरी के लिए उनको जाना है। तेज निकलने वाले वाहन बी लक्ष्य तक पहुंचता है और इसी चाल से वापस लौटने लगता है। अब इसने एक राउंड तो पूरा कर लिया, अब यहां से वापस चलता है ये, और उसी चाल, मान लीजिए कि दिशा बदलने में होने वाले समय की हानि नगण्य है, कि यहाँ पे कोई भी समय नहीं लगा, उसने बस फटाक से यहाँ पे चेंज कर लिया है। यदि दोनों वाहनों को एक दूसरे को पार करने से पहले धीरे चलने वाहन का ए द्वारा तय की गई दूरी x है, तो x का मान हमें निकालना है। मान लो कि ए हमारा यहीं तक पहुंचा है, ये हमारा x मान ली, तो b ने कितनी दूरी क्या की तय की, एक तो ये 120 जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, और दूसरी 120 घटा में जो ए ने दूरी क्या की है, यानी कि घटा में x। तो ये ए और बी ने दूरी तय कर ली है। तो ए ने दूरी तय की x और बी ने दूरी तय की ये 120 जमा में 120 घटा में x, ये दूरी तय की है बी ने। तो स्पीड का रेशो क्या है इनका, ए और बी की बात करें तो 30 और 60 है, यानी कि 1:2 है, 1:2 है हमारा। स्पीड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो क्या है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस स्पीड की प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम स्पीड के लिए हम निकालते हैं तो डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस किसने कवर की है ए और बी ने, इसने x, इसने 120 जमा 120 घटा x। तो अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो यानी कि 120 जमा 120 घटा x, तो x x कट जाएगा, तो टोटल दूरी कितनी होगी 240 हो गई। अब 240 इन्होंने दूरी तय की है, तो ये कितना है टोटल 3 रेशो, क्योंकि हमारा स्पीड का रेशो क्या था 1 और 2, तो 3 रेशो हमारा कितने के बराबर है 240 के। तो एक रेशो हमारा बराबर कितने के हुआ 240 बटे 3, यानी कि 80। तो हमें निकालना क्या था एक ही रेशो, क्योंकि एक रेशो हमारा क्या था x की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल की कीमत 10 रुपए है। 114 हम कर रहे हैं यहाँ पर कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसकी कीमत 10 रुपए है। कोल्ड ड्रिंक है कितने रुपए की है 10 रुपए की एक बोतल है। 10 खाली बोतलों को लौटाकर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी जा सकती है। अगर आप 10 एम्प्टी बोतल दोगे तो एक बोतल आपको मिल जाएगी कोल्ड ड्रिंक की, राइट। तो एक व्यक्ति के पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए और प्लस 19 खाली बोतलें हैं, ये एम्प्टी बोतल उसके पास है। मान लीजिए वह व्यक्ति किसी भी संख्या में उन बोतलों का उपभोग करता है जिसे वह खरीदता है, और शेष रह जाने वाली खाली बोतलों की वह संख्या क्या होगी जो उस व्यक्ति द्वारा अधिक से अधिक बोतलें खरीदने और उन सभी का उपभोग करने के बाद बचे। यानी कि उसने बोतलें ली और उसने वो सारी की सारी बोतल जो है कंज्यूम कर ली है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सारी बोतलें उसने कंज्यूम कर ली है, तो क्या रहेगा, कितनी बोतलें उसके पास लास्ट में बचेंगी, तो वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं।
आपको यही क्वेश्चन आपको बताना है। तो 1000 रुपए थे मेरे पास, 1000 रुपए की मान लो बोतल खरीदी, तो कितनी, 10 रुपए की एक बोतल है, तो यानी कि 1000/10 यानी कि 100 बोतलें आई। 100 बोतल को मैंने फिर से 10 से डिवाइड किया, तो यानी कि क्योंकि 100 से मैंने फिर 10 से डिवाइड किया, सॉरी 1000 रुपए की मेरे पास 10 आ गई हैं, तो 10 एम्प्टी बोतल से भी एक बोतल मिल रही है, तो मैंने 10 से डिवाइड किया, तो मेरे पास फिर से 10 बोतल मिल गई। तो 10 बोतल तो थी मेरे पास, प्लस 19 बोतल और भी थी मेरे पास, तो 19 बोतल और भी हैं, तो कितनी हो गई है, 29 बोतल हो गई। 29 में से मुझे 20 में से फिर मैंने बोतल ले ली, तो 20 बोतल की मेरे पास 2 बोतल और आ गई, तो 9 जमा 2 मेरे पास टोटल बोतल कितनी हो गई, 11 बोतल्स हो गई। तो 11 बोतल्स में से मैंने 10 में से फिर एक बोतल ले ली, तो मेरे पास कितनी होगी, एक बोतल तो यहाँ पे बच गई थी 11 में से, और 10 में 10 खत्म करके एक बोतल और ली, तो कितनी होगी, टोटल 2 बोतल हो गई हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा 114 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 115 क्या है, if the radius of a new spherical container is double the radius of old spherical container, then the ratio of the volume of new container and the volume of the old container is, हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। एक नया गोलाकार डिब्बा है, उसकी त्रिज्या पुराने गोलाकार त्रिज्या से, एक सेकेंड, की त्रिज्या से दोगुनी है, तो नए डिब्बे के आयतन और अनुपात का आपको बताना है कि क्या रहेगा। तो 115 ये हमारा क्वेश्चन है। एक वृत्त था हमारा, उसकी हमारी त्रिज्या है r, दूसरे की क्या है, दोगुनी है, तो नए डिब्बे के आयतन का अनुपात बताना है आपको। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। नए डिब्बे और पुराने का, तो ये नए डिब्बों का मुझे लेना है, तो इस 2 की r का क्यूब, और यहाँ पे पुराने का तो ये r की क्यूब, तो 4/3 से पाई से ये सब कट गया, r की क्यूब भी कट जाएगी, बच गया यहाँ पे 2, 2 की पावर क्यूब, और यहाँ पे बच गया 1, तो 2 की पावर क्यूब 1, और यहाँ पे एक बच गया 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नए आयतन और पुराने का, क्योंकि अगर यहाँ पे 1/8 भी होता तो उसमें आप फिर कंफ्यूज हो जाते। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 300 लीटर हाइड्रोजन गैस भरी गई है, और प्रथम दिन इसमें से 100 लीटर हाइड्रोजन गैस की हानि हो जाती है, तो हर एक दिन बेसिकली 3 गुना हानि हो जाती है, प्रत्येक दिन इसमें से पूर्ववर्ती खोएगा, जितना पहले खोया उसका 3 गुना हानि हो जाती है। तो पहले दिन अगर 100/3 हुआ, तो अगले दिन 100/3 का स्क्वायर, 100/3 का क्यूब, इस तरीके से। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटे उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग समावित हो जाए। ये मेरा सर्कल है, इसमें वर्ग है 4 सेंटीमीटर का, यानी कि 2 इसकी भुजा है, 2 इसकी भुजा है, 2 भुजा, 2 भुजा क्यों ली, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, तो 2 गुना में 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसलिए 2 और 2 इसकी क्या होगी, हमारी भुजा हो गई है। अब अगर मुझे डायगोनल निकालना है, तो ये डायगोनल क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यही होती है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या, बेस प्लस में परपेंडिकुलर, तो 2 प्लस में 2, तो 4 ये हो गया, जमा 4 ये हो गया, तो मेरा कितना हो गया, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर को अगर मैं करूंगी अलग अलग मुझे करना है, तो ये 2 बाहर आ गया और ये 2 रह गया, तो ये मेरा कितना हो गया, 2√2 हो गया, तो ये क्या हो गया, मेरा डायगोनल हो गया। तो डायगोनल की बात करें तो क्या है, एक तरीके से क्या है, डायमीटर है, क्योंकि यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, और बीच में सेंटर है, तो √2 और √2 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसकी रेडियस की हम बात करें तो कितनी होगी, ये हमारी √2 हो गई। अब आपको क्या बताना है, एरिया का क्षेत्रफल। अब आपको पता चल गया रेडियस, रेडियस है आपकी √2, और आपको अगर एरिया निकालना है तो क्या होगा इसका, πr², तो पाई √2 का स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आंसर आ गया है, यानी कि बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 3 क्वेश्चन और रह गए लास्ट में, वो भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आई नो थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मिले, आपको आइडिया हो जाए किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मैथ के भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है, तो सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से बताने का मेरा यहाँ पर मकसद था। तो क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, नीचे दिए गए रेखा चित्र पर विचार करना। आपको यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो ये कैसे दिखेगी, तो यहाँ से तो एज इट इज दिखेगी, ये लाइन फिर ऐसे दिखेगी और ये ऐसे दिखेगी, तो बेसिकली यहाँ पर एरो दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो पोजीशन है वो तो सेम रहेगी, बस उसका थोड़ा सा उल्टा दिखाई देगा मिरर में। तो 118 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 व्यक्ति ए बी सी एक साथ मिलकर कारोबार चलाते हैं। अब इसको ले आते हैं इधर। 3 व्यक्ति हैं जो एक साथ मिलकर कारोबार चलाते हैं, ए बी और सी।
17%, 37% और 46%, ये है रेशो में ले लिया हमने इसको। कारोबार में कमाया गया कोई भी लाभ उनके हिस्सों के अनुपात के अनुसार बांटा जाता है। तो ये अगर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है बेसिकली, उनका शेयर बोल सकते हो आप इसको। तो प्रॉफिट भी किसी भाग में बांटा जाता है, इसी भाग में 17, 37 और 46 में। तो अगर यदि किसी दिए गए किसी दिनांक को बी और ए के लाभों का अंतर 1000 है तो सी का आपको शेयर बताना है। तो बी और ए में माइनस करेंगे तो कितना है, 1000 है। बी का शेयर हमारा 37, ए का शेयर है 17, तो कितना हो गया हमारा, ये 20 हो गया। तो 20 शेयर की अगर हम बात करें तो हमारा कितना है, ये 1000। तो एक रेशो की हम बात करें तो 1000 बटे में 20, 50 हो गया, राइट। और अब हमने बात क्या करनी है कि हमें सी का शेयर बताना है। तो 46 इंटू में 50, तो ये कितना हो जाएगा, 2300। आपका आंसर आ जाएगा बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अब हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 120 क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि 2 पाई सेंटीमीटर है, यानी कि सरकमफ्रेंस दिया गया है। सरकमफ्रेंस की बात करें यानी कि परिधि की बात करें हम यहाँ पर, तो परिधि कितनी है, 2 पाई है। वृत्त के अंदर अंकित आपको एक इंस्क्राइब, यहाँ पे भी एक सर्कल है अंदर, तो बताना है आपको कि उसका क्षेत्रफल क्या है। तो 120वें का जो हमारा आंसर है वो हमें निकालना है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। तो 2 पाई सेंटीमीटर क्या है हमारा सर्कमफ्रेंस। अगर हम बात करें हमारे परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है हमारा फॉर्मूला, और परिधि हमारे यहाँ पर 2 पाई दी गई। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो आर की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो आर की वैल्यू 1 आ गई, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये 2 है। तो हम इसी को अगर हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगी हमारा √2, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा √2। अगर हम इसको निकालें, अगर मैं या हम इसका डायरेक्टली एरिया निकालते हैं, तो एरिया का एक तो फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, जो हम इसको इंटू इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। या अगर डायगोनल से हमें निकालना है इजिली, तो क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बाय में 2। डायगोनल का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू में 2 बाय में 2, तो आंसर क्या आ गया, 2 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी और टॉपिक पर कोई और पेपर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर लाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही। बने रहिए ऐसे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।